लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपका एकाधिकार है, मोनोपोली है, आम आदमी के पास कुछ और बचा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से हमारा रोड नेटवर्क बढ़ा है, अटल जी ने वो कल्पना की थी, आज बढ़िया नेशनल हाईवे बने हैं तो लोगों के लिए चाहे वॉल्वो बसेस हो बाकी हो तो कई लोग उसमें भी सफ़र करते हैं, लेकिन रेल से कन्नी काटते हैं। आपका फ्रेट में भी आपका शेयर कम हुआ है और आपका जो पैसेंजर वाला है उसमें भी आपका शेयर कम हुआ है। ये बहुत चिंता का विषय है पवन जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं आ रहा हूँ उस पर आगे, और आंकड़े मैंने रखे हैं इनके लिए। अनुभूति की बात आपने कही, कैसी अनुभूति आप करना चाहते हैं? वहां पर एक कॉफी मशीन लगी होगी, आपने वहां पर टीवी लगाया होगा, अमीर आदमियों की पार्टी की तरह आप बात करते हैं, वोट के समय आपको आम आदमी याद आ जाता है। क्या बजट के समय आम आदमी याद नहीं आया जब आपने 21% रेल किराया बढ़ाया, जब आपने फ्रेट बढ़ाए, जब तत्काल चार्जेस बढ़ा दिए, जब आपने बाकी क्लरिकल चार्जेस से लेकर सब बढ़ा दिया और पिछले रास्ते से उसकी जेब का पैसा निकाला, अगले रास्ते से उसकी जेब का पैसा निकाला, तब शायद आपको आम आदमी की बात नहीं आई। अनुभूति, एक्सपीरियंस, आम आदमी क्या करना चाहता है आपने उस पर नहीं सोचा। लेकिन अमीर चंडीगढ़ का कैसे उसको अनुभव हो, उस अमीर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले के लिए, शहरी व्यक्ति के लिए सोचा है कि किस तरह से उसको लेदर की सीटें दें, कॉफ़ी दें, बढ़िया सर्विस हो रही हो, एक एयर होस्टेस की तरह एक महिला आकर वहाँ पर परोस रही हो। लेकिन गरीब आदमी की आपने उस पर चिंता नहीं की। मैं आशा करता हूँ आप गरीब आदमी के बारे में चिंता करेंगे। अगला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, गरीब आदमी के लिए भूति। और उससे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, जो तत्काल चार्जेस बढ़ाए हैं वो स्लीपर में इन्होंने 75 रुपये से बढ़ाकर 90 कर दिए, AC 3 टियर में 200 से बढ़ाकर 250 कर दिए, AC 2 टियर में 200 से बढ़ाकर 300 कर दिए, और पूरा रेल किराया एक कोने से दूसरे कोने का तो ये लेते हैं, आम आदमी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सप्लीमेंट्री चार्जेस भी इन्होंने बढ़ाए हैं, 20 से 30, 30 से 45 और 50 से 75 कर दिए हैं। रिजर्वेशन फीस इन्होंने AC 3 टियर के लिए 25 से बढ़ाकर 40 कर दी, AC फर्स्ट के लिए 35 से 60 कर दी, और इसी तरह से बाकी भी चार्जेस इन्होंने बढ़ाए हैं। अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो स्पीड से जुड़ा हुआ। लालू जी ने जो कलाकारी की उसमें आप भी पीछे नहीं हटे। जो इंद्रजाल वो बिछाया करते थे वो आपने भी बिछाया है। मैं उसमें से निकलकर फिर एक जनता को कुछ ना कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आपने दाम बढ़ा दिए, ट्रेनों का नाम सुपर फास्ट ट्रेन देकर उनकी कैटेगरी बदल देते हैं, जिससे कि आम आदमी को किराया ज्यादा देना पड़ता है। फिर उसमें तत्काल में 30% सीटें रिजर्व करके फिर उसको दोबारा लूटने का प्रयास करते हैं, और तत्काल और बाकी चार्जेस बढ़ाकर भी लूटते हैं। और जब स्पीड की बात आती है तो सुपर फास्ट ट्रेन, जो सुपर भी कहीं से भी नहीं है और ना ही फास्ट है, ना सुपर वाली कोई बात है ना कोई फास्ट वाली बात है, लेकिन आपने कैटेगरी सुपर फास्ट ट्रेन की कर दी है। उनकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आज 21वीं सदी में दुनिया भर के देशों में, ये अखबार में छपा है, फ्रांस में 320 किलोमीटर, चाइना में 300 किलोमीटर, बेल्जियम में 300, जापान में 300, जर्मनी में 300 किलोमीटर, और भारतीय में औसतन 90 किलोमीटर। यह हालत है भारतीय रेल की। और आप कहां की कल्पना कर रहे हैं, किस रफ्तार की बात कर रहे हैं? और ये जो आपकी फ्रेट ट्रेन हैं उनकी औसतन 25 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से वो भागती हैं, जबकि दुनिया भर की ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से भागती है। और सर, जो आपने स्पीड को मैं पंक्चुअलिटी के साथ इसलिए जोड़ना चाहूंगा, ये जो आपके अधिकारीगण बैठे ना यहां पर, ये भी कमाल के हैं। ये भी कह देते हैं कि एक कोने से शुरू ट्रेन दूसरे कोने पे खत्म होती है, और उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से शुरू इस कोने पे इतने समय पर पहुंचेगी, और उसमें 4-5 घंटे का समय ज्यादा रख लेते हैं, ताकि जो इंटरमीडिएट स्टेशन पर जो लेट होती है उसको आखिर में आकर समय को पूरा कर लिया जाए। और पंक्चुअलिटी देखनी है तो इंटरमीडिएट स्टेशन पर आपकी ट्रेन कब कितने समय में पहुंचती है, आप कृपया करके इसके आंकड़े सदन को दीजिए, तब पता चलेगा भारतीय रेल की हालत क्या है। ये जो 4-4 घंटे का गैप आप बीच में डालते हैं, इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है, डीजल की खपत ज्यादा होती है, आम आदमी के समय का नुकसान ज्यादा होता है, आपकी मैन पावर पर आपको पैसा ज्यादा खर्च करना होता है। आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी,
तो आपको इस पर भी पंक्चुअलिटी पर सुधार करना होगा। इस बात का मैं आप पर बल के साथ कहना चाहता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेज जब छोड़कर गए थे तब लगभग 55,596 किलोमीटर बने थे, ट्रैक्स बना था, और पिछले 65 वर्षों में आप केवल उसको 63,000 किलोमीटर तक पहुंचा पाए हैं। वैगन्स भी आपके पहले से कम हो गए। पहले 2,05,000 वैगन थे, अब 2,04,000 वैगन हो गए। स्पीड भी नहीं बढ़ी, किलोमीटर भी बड़ी कम रफ्तार से आपकी बन रहे हैं, और वैगन्स भी जो आपके हैं वो पहले से कम हो गए। और इससे पता चलता है कि रेलवे की स्थिति आज की डेट में क्या है। ये आपकी आंकड़ों से ही सब पता चल जाता है। रफ्तार को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि आपकी सरकार की रफ्तार भी बड़ी धीमी है। आंकड़े जो आपने स्वयं इसमें दिए हैं, आपने आंकड़े दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में 700 किलोमीटर का टारगेट था नई लाइंस का, 700 किलोमीटर का, वो कम होकर 470 किलोमीटर आपने इस वर्ष कर दिया। क्या ये सच्चाई है? आपने खुद अपनी भाषण में कहा है टारगेट ऑफ 700 किलोमीटर ऑफ न्यू लाइन हैज बीन स्केल्ड डाउन टू 470 किलोमीटर्स ड्यू टू इनएडुकेट रिसोर्सेस। मंत्री जी कृपया करके रेल बजट पर चर्चा हो रही है, आप चलिए। और एक और तो जो नई लाइन है उसको आपने 700 किलोमीटर से कम करके 470 किलोमीटर कर दिया। जो गेज कन्वर्जन का था वो भी आपने इस वर्ष 800 किलोमीटर से कम करके 575 किलोमीटर कर दिया, पैसों के अभाव में, धन के अभाव में। ये तो सरकार की हालत है। देश आगे बढ़ने के बजाय पिछली ओर भाग रहा है। इसीलिए मैंने कहा धन्यवाद करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने देश में नेशनल हाईवे भी एक दिन में प्रतिदिन 13 किलोमीटर बना करते थे, आपकी सरकार में आकर 2 किलोमीटर प्रतिदिन रह गए। हमारे समय 17,000 करोड़ रुपए रेल सेफ्टी फंड में दिए गए ताकि रेल नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए। आपके समय आकर वो किलोमीटर भी कम रह गए। मैं कई बार सोचता हूं अटल जी नहीं होते तो इस देश की क्या हालत होती। हालत बद से बदतर आप करते चले जा रहे हैं। और आगे मैं जिस विषय पर आ रहा हूं वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन क्षमता के साथ। रेलवे की सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सेवा नेक इरादों से जीवन क्षमता हासिल नहीं करती, बल्कि उसे एफिशिएंट और वाइबल होना पड़ता है। और रेलवे को एफिशिएंट और वाइबल बनाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। इंटेंशंस तो मुझे आपकी कोई बहुत सही नजर नहीं आती। यूपीए 2 में देखें तो पहले दिन से 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, कोल घोटाला और अब हेलीकॉप्टर घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आपकी सोच तो घोटालों वाली है, तो आप आगे कहां बढ़ने वाले? द पाथ टू हेल इज लेड विद गुड इंटेंशंस। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, रेलवे की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और ये आंकड़े आगे मैं जब आपको बताऊंगा तो अपने आप वो कहते हैं, क्योंकि पहले के मंत्री जब लालू जी आए तो उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाया गया भाषण देने के लिए। वो अपने समय कहते थे 25,000 करोड़ तक का प्रॉफिट हो गया, और पवन जी के आते आते उस समय तक वो सारा बजट, वो सारा प्रॉफिट चले गया। ममता जी आई तो आते ही उन्होंने यूपीए 2 में कहा कि व्हाइट पेपर लाना चाहिए इसके फाइनेंशियल्स पर। मुझे नहीं पता चलता लालू जी वो कमाई कहां करके गए थे। क्या वो ये सच्चाई नहीं, वो केवल इंद्रजाल बुना गया था, आंकड़ों का हेर फेर था? आज वो असली आंकड़े सामने आते हैं। ममता जी आए तो लालू जी से अलग राह लेकर चल पड़ी। कहा कि मॉल्स बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, 17 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, बसुमती साहित्य मंदिर को टेक ओवर करेंगे और प्रिंटिंग प्रेस भी बनाएंगे। मुझे मानसिकता समझ में नहीं आती सरकार की क्या है। कोर इशू से हटकर हम नॉन कोर इश्यूज की बात करते हैं। हमारा कोर इशू क्या है कि रेलवे लाइन को और स्ट्रेंथन कैसे करना है, आम आदमी को समय पर कैसे पहुंचाना है, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता कैसे हो, अच्छा खाना कैसे मिले, और उसके लिए रेलवे एक एक्सपीरियंस हो। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे वो आज तक तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। शायद पवन बंसल जी की
अनुभूति में वो नजर आए, लेकिन वो गिने चुने जो 1 करोड़ रुपए कमाने वाले आदमी हैं उनके लिए वो होगी, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं हो सकती। और जो व्हाइट पेपर आया उसके बाद आगे जो आंकड़े हैं, आज फ्रेट ट्रेन्स की क्या हालत है। हमारा शेयर आज़ादी के समय लगभग 85% फ्रेट ट्रेन्स का था। माल भाड़ा ट्रेन्स का 85% देश का जो भाड़ा उठाती थी, जो माल उठाती थी, वो माल गाड़ियां उठाकर लेकर जाती थी। आज क्या स्थिति है, आज आपकी फ्रेट ट्रेन्स का शेयर केवल 36% रह गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में कहा जाता है, और पांडे जी की कमेटी जो 1960 में बनी थी, उन्होंने कहा था कि 70% शेयर रहना चाहिए। आपने वो शेयर कम करके 36% पर ले आए। और रोड नेटवर्क का शेयर 57% हो गया है। ये 57% क्यों हुआ? क्योंकि अटल जी ने बढ़िया नेशनल हाईवे देश के लिए बना कर दिए थे। चाइना में ट्रेन का जो फ्रेट का हिस्सा है वो लगभग 47% है, यूनाइटेड स्टेट्स में 48% है, लगभग 50% है। दुनिया भर के देशों में 50% से कम कहीं नहीं होता, केवल भारत में 36% है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो फ्रेट से हम कमाते हैं वो हमारी आमदन 70% है। रेलवे का रेवेन्यू, जहां से निशिकांत जी आते हैं, यशवंत सिन्हा जी आते हैं, झारखंड जैसा राज्य, वो सबसे ज्यादा शायद आपको रेवेन्यू देता होगा, लेकिन इनके राज्य में आप पैसा उतना खर्च नहीं करते। उड़ीसा से आपकी कमाई होती है, लेकिन आप 14,000 करोड़ के बदले 4,000 करोड़ भी वहां पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आपकी कमाई होती है, वहां पर भी आप उतना खर्च नहीं करते। आप केवल कांग्रेस शासित राज्यों तक सीमित होकर रह गए। इसीलिए लोगों ने कहा था कि रायबरेली और कांग्रेस का बजट होकर रह गया है, ये रेल मंत्री पूरे देश के रेल मंत्री नहीं बन पाए। आपको निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी। थोड़ा संक्षेप करें। और मैं केवल इतना आपको कहना चाहता हूं, क्या आपने अपनी सोच बदली है? 1,000 टन से कम वाला जो फ्रेट सेक्टर है, क्या उसके लिए आपने कुछ सोचा है? कंटेनराइजेशन की जो बात की जाती है, क्या आपकी सरकार उस सेक्टर को पकड़ने के लिए सोचती है? आज भी 50 से 60 बोगी की ट्रेन में कई बोगीज ऐसी होती हैं जो खाली रहती हैं। क्या आप उसमें दूसरे सेक्टर्स का सामान लाद कर ले जाना चाहेंगे, ताकि आपका ये जो 36% पर आया है, इसको बढ़ाकर हम वापस 50% पर ले सकें? आपको इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। कोच रैशनलाइजेशन की मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने बात कही है कि आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें बदलाव हो सके। आप केवल मिनरल, कोल, सीमेंट, स्टील तक अपने आप को सीमित ना रखें, बल्कि बाकी इंडस्ट्री को भी आप रेलवे पर लाएं। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी जो एक ट्रक पर माल भरता है, पहली लोडिंग होती है, फिर स्टेशन पर आप पर ऑफ लोडिंग होती है, फिर ट्रेन पर ऑन लोडिंग होती है, फिर जाकर ऑफ लोडिंग होती है और ट्रक में भरकर पोर्ट पर सामान जाता है। वो अगर आज उन्होंने सोचा है कि बार बार लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा क्यों सहन किया जाए, ट्रक पर ही माल लाद कर भेजते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत बढ़िया इस देश में बनाकर दे दिए थे। इसलिए आपके लिए कंपटीटर के रूप में रोड नेटवर्क आज पहले ही है। लिंकेज की बात मैं महोदय यहाँ पर करना चाहता हूँ। आपको चिन्हित करना होगा हाई डेंसिटी नेटवर्क वाले एरियाज, 4 मेट्रोस, टियर 1 सिटीज, जहाँ पर आपका मैक्सिमम ट्रैफिक है, वहाँ के नेटवर्क की आप डबलिंग कीजिए या उसको 3rd लाइन बिछाइए या 4थी लाइन बिछाइए, ताकि वहाँ से आपकी कमाई ज़्यादा हो सके। और उन बैकवर्ड एरियाज़ की ओर भी ध्यान दीजिए। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, 65 वर्षों में केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में बनी है। अंग्रेज ज़्यादा बना गए थे, अपनी सरकारों ने कम बनाई। उत्तराखंड में रेलवे लाइन नहीं है, झारखंड में नहीं है, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपका रेवेन्यू आता है, उड़ीसा, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ की बात मैं करना चाहता हूँ। और बाकी देश के अभी आप देखिए, लास्ट माइल लिंकेज की आपने बात कही है, लेकिन आपके जो अगर बजट में देखा जाए, आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम इस योजना को अगले 2 वर्षों के अंदर पूरा कर लेंगे, लास्ट माइल लिंकेज के लिए पैसा देंगे, इससे इतना रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। वो भी सोच आपके बजट में कहीं नजर नहीं आती कि जो 1975 से 347 रेलवे लाइन आपने चलाई हैं, जो पेंडिंग हैं, उन पर भी आपका कहीं पर विचार देखने को नहीं मिलता। केवल आपने कहा इसको पूरा करेंगे, लेकिन पैसा आपने उनके लिए पूरा नहीं दिया है।